अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते क्या हैं जो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे इस चीज़ को क्यों कैसे काम कर रहा है। तो कितने हमारे पास चीज़ें हैं जो एज ए प्रोटेक्शन डिवाइस हम यूटिलाइजेशन में लेके आते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला है फ्यूज, रिले, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये सभी किसी न किसी प्रकार से हमारे व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिकल जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स लगा हुआ होता है उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो किस किस प्रकार का प्रोटेक्शन जो है ये प्रदान करता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे और किस तरीके से करता है। आइए हैव अ लुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि फ्यूज क्या है। तो फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है और जो हमारे सर्किट में कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। तो आइए उसके बारे में बात करें कि कितने प्रकार की प्रोटेक्शन जो है ये करता है। इससे पहले कि हम प्रोटेक्शन के बारे में समझें उससे पहले हमें समझना होगा कि मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है इसके। तो सबसे पहले अगर मैं मटेरियल की बात करूँ यहाँ पर, तो मटेरियल में आता है आपका लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड अलॉय। अलॉय का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी दो धातु को मिला करके हम, जैसे एल्युमिनियम और लेड दोनों को मिला करके हमने यूज कर लिया। तो आखिरकार ये मटेरियल हम क्यों यूज कर रहे हैं? इस मटेरियल में हम चाहते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा फ्यूज है, वो एक निम्न यानी लोअर पॉइंट टेम्परेचर पर ही क्या हो, वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। तो उसकी वजह से हम ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो हम कर पाए। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें इसके बाद, तो प्रोटेक्शन में सबसे पहले वायर को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा वायर को प्रोटेक्ट? जब हम इसका उपयोग करते हैं तो जो आपकी वायर है वो जलने से बचती है, उसके अंदर फायर लगने से बचता है, मेल्ट होने जलने से बचता है। इसके बाद कनेक्टर्स, बहुत सारी जगह पे आपको ज्वाइंट कनेक्टर्स मिलते हैं, वो कनेक्टर्स भी खराब होने से बचते हैं। लोड, जहां पर आप किसी भी कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, चाहे वो एलईडी हो, मोटर हो या किसी भी एक्सेट्रा कोई भी चीज हो, तो उसको हम बोलते हैं लोड, उसको भी खराब होने से बचाता है। अगर मान लीजिए कि किसी इक्विपमेंट है उसको 12 वोल्ट से चलाना है या 5 वोल्ट से चलाना है और एक्स्ट्रा उससे भी ज्यादा अगर उसको सप्लाई प्रोवाइड हो जाए या कंटिन्यूसली उससे ज्यादा प्रोवाइड हो जाए हीटअप होने के बाद भी, वायरिंग या फिर मोटर के हीटअप होने के बाद, तो लास्ट में क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है वो खराब हो सकता है। देन आते हैं हमारे स्विचेस। जब आप स्विच जो ऑन या ऑफ करने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डैमेज से भी ये प्रोटेक्शन करता है। देन द बैटरी लाइफ एंड द सोर्स, यानी कोई भी सोर्स जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लाइफ को भी बेटर करता है। गाड़ी में हम बैटरी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बैटरी लाइफ लिखी हुई है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये हमें मिल रही है फ्यूज के थ्रू। कैसे? जो मटेरियल है इसके अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है जिसको रखा गया है, जिसके कारण जैसे ही एक्स्ट्रा ओवरडोज करंट होता है तो होगा क्या कि वो वायरिंग के गर्म होने से पहले वो खुद को गर्म करेगा और गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो पिघल जाएगा। ऐसे केसेस कब होते हैं? जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए या आपका ग्राउंड सर्किट हो जाए या फिर आपका लीकेज में कोई प्रॉब्लम आने लगे या आपके लोड के अंदर कोई वाइंडिंग शॉर्टेज प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे केसेस में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। भाई अब हम बात करेंगे ना फ्यूज ऑफ टाइप। कितने प्रकार के फ्यूज होते हैं? तो फ्यूज होते हैं हमारे 3 प्रकार के। एक होता है ब्लेड टाइप, एक होता है कार्डेज टाइप, एक होता है फ्यूज एलिमेंट टाइप। तो ये सभी देखने में लगभग कुछ इसी तरीके से होते हैं। थोड़ा साइज और पैटर्न इनका बदल जाता है। जैसे इस वाले में थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न क्या होता है, खोखली ट्यूब जैसा हो जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे पतला सा वायर जा रहा होता है। ये पूरी मेटल शीट है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, इसका इस्तेमाल कई जगह आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वाले की, तो ये भी लगभग वैसा ही है, बट इसका थोड़ा सा साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स। इसके बाद जो ब्लेड टाइप है, ब्लेड टाइप में आपके 3 प्रकार के आते हैं और सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिलेंगे
ये आपको बहुत रेयर केस मिलेगा गाड़ियों के अंदर, लेकिन ये जो है तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये सबसे अधिक ब्लेड टाइप के 3 टाइप है, मैक्सी, ऑटो और मिनी। मिनी का मतलब हम समझ रहे हैं कि बहुत छोटा होगा, ऑटो का मतलब क्या होगा, एक मीडियम साइज होगा, और मैक्स का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम जो लार्ज साइज ब्लेड टाइप में आता है वो होगा। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है, इनको लगाने के आधार पे कि आप इसको जिस जगह पर लगा रहे हैं वहां पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सके, निकाला जा सके, उसकी चेकिंग की जा सके, और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो तरीका है वो बेहतरीन होना चाहिए ताकि वो उसे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कई फ्यूजेस ऐसे होते हैं जिसको निकालने में हमें बहुत बड़ा स्पेस ऑफ एरिया चाहिए होता है, लेकिन ऐसा एरिया जहां पर आपका हाथ नहीं जा सकता और आपको वहां पर फ्यूज लगाना है और वहां पे करेक्ट फ्यूज ही लगना चाहिए, तो वहां पर फ्यूज के डिजाइन के आधार पे हमने ये 3 बनाए जो उसके लगने यानी इंस्टॉल एंड अनस्टॉल करने में उसको आसानी होती है। इसके बाद ये जो फ्यूज होता है इसको आप टॉप से ही, यहाँ से टॉप से ही आप देखकर जजमेंट कर सकते हैं कि ये खराब तो नहीं हुआ है, जबकि इसमें आपको ग्लास लगा हुआ होता है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें आपको वायर चला हुआ दिख जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये फ्यूज खराब हो गया। बट इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये सामने से ना कुछ ऐसा दिख रहा होता है केवल। तो इसमें ये जो आपका ये जो इसमें एलिमेंट लगा हुआ है वो आपको नजर नहीं आएगा। जब ये चीज नजर नहीं आएगी तो इसको चेक करा कैसे जाएगा, निकाल के चेक बेसिकली इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे इसको। अदरवाइज आप उसकी और चीजें मल्टीमीटर के द्वारा हम उसको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए होते हैं जिस पे आप टच करके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम टाइप्स के बाद आगे बढ़ते हैं, मूव फॉरवर्ड। फ्यूज सिलेक्शन, आखिरकार कहाँ पर कौन सा फ्यूज मुझे लगाना है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं जो टेम्परेचर है, यानी जो आपका सर्किट है, उसका टेम्परेचर जितना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी बल्ब को जलाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा स्विच है, ये हमारा बल्ब है, तो आपने क्या किया है, ये तो आपका स्विच हो गया, ठीक है, और आपने क्या किया है, यहाँ पर एक फ्यूज लगा, आपने एक फ्यूज लगा दिया। आपको ये फ्यूज कैसा रखना होगा कि जब आप इस कंपोनेंट को यूज करते हो तो कंपोनेंट को यूज करने के दौरान उसमें कितनी हीटिंग डेवलप हो जाती है इसके पूरे सर्किट में, स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, इस सर्किट का अपना खुद का टेम्परेचर कितना बिल्ट हो जाता है, उसके आधार पे हमें फ्यूज का सिलेक्शन करना होगा। जितना भी सर्किट का टेम्परेचर है उससे 20, 25, 30 डिग्री के अराउंड, ये नियर बाय द क्रॉस टेम्परेचर है, इतने तक का हमें मेल्टिंग फ्यूज अधिक रखना चाहिए। देन करंट क्वांटिटी एंड रेटिंग, यानी कि जो आप फ्यूज इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हो वो फ्यूज जो है कितने करंट ऑफ एम्पियर सर्किट में लगाया जाना है। जैसे मैं किसी कंपोनेंट को 12 वोल्ट 5 एम्पियर से चलाना चाहता हूँ, 12 वोल्ट 10 एम्पियर से चलाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो 12 वोल्ट 80 एम्पियर से चलते होंगे, तो वहां पे जो फ्यूज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो फ्लो करने का, करंट पास करने का जो उसका मूवमेंट होगा, फ्लो होगा, वो ज्यादा होना चाहिए। तो इसके आधार पे फ्यूजेस अलग अलग आते हैं, उसमें एम्पियर रेटिंग्स होती है। जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे इन सबका अपना एम्पियर रेटिंग होता है, ये आपको 10, 15, 20, 35 ऐसे बहुत सारे एम्पियर रेट्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर वोल्टेज का सिम्टम नहीं होता है, ज्यादातर इसमें रहता है कि कितना कहाँ पर इस्तेमाल किया जाना है, उसके आधार पर इसको डिसाइड करते हैं। लास्ट एंड पॉइंट पर आते हैं वायर। आपने सिस्टम में कैसा वायर यूटिलाइजेशन किया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा मोटा वायर इस्तेमाल किया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि वो जो सर्किट है वो बहुत ज्यादा हीटअप भी हो जाएगा, तब भी आपका वायर जो है वो खराब नहीं होने वाला है। तो उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूज जो है थोड़ा हैवी लगाया जाता है। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, उनमें जो फ्यूजेस होते हैं उसकी जो वायर होती है, एलिमेंट वायर, बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि हम जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मोटा है। अगर वायर बहुत ज्यादा पतला है तो इसका मतलब उसमें करंट का फ्लो भी कम हो रहा होगा, और जब करंट का फ्लो कम है
द नेचर ऑफ द फैक्ट कि हमें वहां पर फ्यूज भी उसी हिसाब से लगाना होगा। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था। अब इसके बाद हम वापस आते हैं और समझेंगे कि फ्यूज को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो फ्यूज को चेक सबसे पहले किया जा सकता है फिजिकली इंस्पेक्शन आप उसका कर लीजिए, यानी आप उसको उठा करके चेक कीजिए, देखिए कहीं वो गल तो नहीं है, कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया, कहीं वो गल तो नहीं रहा है। तो ऐसा अगर सिम्टम आपको दिख रहा है तो आप उस फ्यूज को जरूर और तुरंत बदल दें। कई बार हमें देखने में क्या आता है कि जैसे फ्यूज है, फ्यूज के जो टर्मिनल है ये लूज हो गया, तो भी हमें इस फ्यूज को रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर फ्यूज किसी साइड से जला हुआ है तो रिप्लेस कर दें। अगर ये अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगर हिल रहा है इसका टर्मिनल तो उसको भी हमें रिप्लेस करना चाहिए पूरे फ्यूज को। इसके बाद राइट एंड रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द सर्किट जो फ्यूज इस्तेमाल करने के लिए जो गाइडलाइन दी गई है क्या वही फ्यूज वहां इस्तेमाल किया गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे को 10 एम्पियर का फ्यूज इस्तेमाल करना है, लेकिन किसी ने यहाँ पर 75 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो इससे होगा क्या? इससे ऐसा नहीं सर्किट नहीं चलेगा, सर्किट चलेगा, बल्ब जलेगा, लेकिन इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आया, ओवर हीटिंग आया, कोई शॉर्टेज हुआ, तो ये खराब नहीं होगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा, फ्यूज खराब नहीं होगा और आपका सर्किट ही या वायर ही या लोड ही, कनेक्टर ही या स्विच वही डायरेक्ट डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सही जो है राइट फ्यूज का हमने सिलेक्शन किया हो, इस चीज की हम जांच करें। इसके बाद फ्यूज को अगर आपको चेक करना है तो उसके दो मेथड्स हमारे पास मिलते हैं देखने के लिए। एक होता है इन सर्किट और एक होता है आउट सर्किट, यानी एक तो फ्यूज को बाहर निकाल के आप उसे चेक करें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको फ्यूज में लगे, फ्यूज बॉक्स में लगे आप उसको चेक करें। तो उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने फ्यूज को बाहर निकाल लिया है, इस तरीके का अगर आपको फ्यूज सामने से नजर आ रहा है ऐसा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। इसमें सिंबल कुछ ऐसा होता है, मल्टीमीटर आप यूज करेंगे और आसानी से इसको चेक कर पाएंगे। वैसे तो आंखों से भी दिख जा रहा है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि ये ना जो इसमें एलिमेंट है वो कई बार टूट जाता है और बहुत माइनर्स ऑफ गैप उसमें आ जाता है, इसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। वैसे तो लगेगा कि जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा हिटअप होगा ना तो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट के फ्लो में चेंजिंग आने लग जाएगा। हम समझेंगे कि अगर वही फ्यूज किसी सर्किट में अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं उसकी जांच कैसे कर सकूं कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी बात मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है जहाँ पर हमने एज ए फ्यूज इसको इस्तेमाल किया, यहाँ पर एज एन स्विच हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास बैटरी सप्लाई ये हमने बना। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ टच किया तो मेरा बल्ब क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये चेक करना कि मेरा ये फ्यूज जो है लगा हुआ, ये फ्यूज हमारा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर में मैं क्या चेक करूंगा, वोल्टेज। और वोल्टेज चेक करने के लिए मेरे पास मीडियम क्या होगा, प्लस माइनस इसके साथ दिया हुआ होगा। मैं इसका एक वायर जो है वो इसके इस वाले पॉइंट से लूंगा और दूसरा जो वायर होगा इसका उसको मैं इधर वाले पॉइंट पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको लगाऊंगा, मेरा सर्किट ऑन है, यहाँ पर मैं ऑन कंडीशन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जब ऑन है तो यहाँ पर से जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है। तो अब इस वाली पोजीशन में हमें एक चीज क्लेरिफाई हो जाती है कि हाँ यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर पाओगे। अब आ जाते हैं सिचुएशन समझने पर। चलिए सर्किट के अंदर लगा होगा, मान लीजिए कि ये आपका फ्यूज बॉक्स है, इसमें अनगिनत बहुत सारे फ्यूज लगे हुए हैं और आपका जो फ्यूज है यहाँ पर लगा हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई कि जो हमारा फ्यूज है उसमें यहाँ पर ये 2 पॉइंट मेटल के ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब ये ऐसे करके लगा होगा सामने से तो आपको ये 2 पॉइंट मिल रहे होंगे, जो कि मल्टीमीटर की जो लीड है उसके द्वारा चेक करने में वहाँ आसानी होगी। तो आप एक पॉइंट को क्या करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे ये,
और दूसरे पॉइंट को दूसरी साइड लगाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, सप्लाई प्रोवाइड हो जाएगी और आपको वहां पर वोल्टेज चेक करने को मिल जाएगा कि इस लाइन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि इस लाइन में वोल्टेज है या नहीं, इस लाइन में वोल्टेज है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक वायर जो है ना मैंने ग्राउंड में लगा दिया, यानी किसी भी जगह पे ग्राउंड कर सकते। अब अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा, अगर वही मैं इसे यहाँ लगाऊंगा बाद में तो यहाँ पर भी एक वैल्यू शो करेगा, यानी यहाँ से यहाँ जो फ्लो हो रहा है अगर बिल्कुल ठीक है, फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू जा रही है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज है तो नेचुरल सी बात है कि वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फ्यूज की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम समझेंगे रिले के बारे में, ऐसे में प्रोटेक्शन डिवाइस रिले क्या काम करता है। तो जो हमारा रिले होता है वो हमारे को बहुत सारे प्रॉफिट्स प्रदान करता है, उन चीजों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ रिले। रिले इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच टू कंट्रोल हाई करंट बाय लो करंट, यानी जो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल डिवाइस एक प्रकार का स्विच है जो कि हम लो वोल्टेज करंट का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और हाई वोल्टेज वाले को कंट्रोल कर देंगे, लो का उपयोग करके हाई वाले को कंट्रोल कर लेंगे। इसको दूसरे शब्दों साधारण भाषा में या साधारण शब्दों में हम इस तरीके से बोलते हैं, वो होता है हमारा लो करंट सर्किट टू कंट्रोल हाई करंट सर्किट, यानी हम लो वोल्टेज भेजकर किसी हाई परिपथ के सर्किट को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसको अब हम समझने से पहले हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की, कि रिले यूज करने का एडवांटेज हमें क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका सेल्फ स्टार्टर मोटर है, इसमें डायरेक्टली सिंबल्स में डिनोट करता हूं, जैसे एम मोटर है, मुझे ना इसको चलाना है, सेल्फ स्टार्टर मोटर को मुझे इसे एक्टिवेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैटरी से इसको सप्लाई देना पड़ेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ना इसको एक स्विच बना, ठीक है, और मैंने साथ साथ इसके क्या कर दिया कि इतना है तो इसको स्विच को जोड़ना पड़ेगा मुझे, और स्विच को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कॉइल का इस्तेमाल, ठीक है, और इस कॉइल में मान लीजिए मैंने दी है 12 वोल्ट 10 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर समझने के लिए हम इसकी बात करें, जबकि इस वाले सर्किट के अंदर जा रहा है 12 वोल्ट 80 एम्पियर, ठीक है, तो बहुत बड़ा अंतर है इसमें। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस स्विच को जोड़ने और तोड़ने का काम करूंगा मैनुअली हाथ से। तो मैं इस स्विच को जब जोड़ूंगा और तोड़ूंगा तो यहाँ पर एक मैग्नेट बनेगा जिसके द्वारा ये कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर बेनिफिट समझ लेते हैं, तो वर्किंग जैसा हो गया, थोड़ा बेनिफिट समझते हैं। बेनिफिट में क्या है कि इस वाले के लिए जो मुझे वायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर वायर क्या होगा, पतला वायर होगा, और ये वाला वायर जो होगा क्या होगा, मोटा वायर होगा। तो जब हम मोटा वायर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो यानी कि इसने हमें क्या एडवांटेज दे दिया कि वेट जो है वो कम कर दिया, साथ ही साथ क्या कम कर दिया, कॉस्ट। अगर आप ज्यादा वायर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ता वायर के लिए, क्योंकि कॉपर्स की वायर होती है बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो ज्यादा वायर इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसके कारण हमें ज्यादा कॉस्ट उठाना पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि पतला वायर इस्तेमाल अगर हम करें तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिटेबल है। गाड़ी में जितना कम वायर इस्तेमाल होगा, कॉस्ट तो कम होगा, इसका वजन भी कम होगा। तो ये हमें यहाँ पर कुछ एडवांटेज मिल जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट देन कॉस्ट। तो इस तरीके से कुछ एडवांटेज हमें रिले के द्वारा मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करेंगे रिले के टाइप्स। तो रिले के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। इसके टर्मिनल के बेसिस पे इसका नाम रखा है मैंने, इसको मैं टर्मिनल भी कह सकता हूं।
इसमें कोई वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप 5 पॉइंट बोले, आप 5 टर्मिनल वाला बोल सकते हैं, 4 टर्मिनल वाला बोल सकते हैं रिले। एंड इसके स्पेसिफिकेशंस के लिए क्या करते हैं, इसके कवर्स को थोड़ा अलग बनाया जाता है, कलर थोड़ा अलग कर दिया जाता है बनाने में, ताकि हम जस्टिफिकेशन कर सकें कि कितने पिन का है या कितने टर्मिनल्स का इसको बनाया गया है। तो ज्यादातर जो 4 पॉइंट्स आप देखेंगे उसमें 2 पॉइंट ऊपर और ये 2 पॉइंट मिलेंगे, जबकि 5 पॉइंट में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये टर्मिनल्स के नंबर्स हो गए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 4 पॉइंट टर्मिनल्स का। तो 4 पॉइंट जो टर्मिनल है वो कैसे है, इसमें जो टाइप है 4 टर्मिनल वाले में, इसमें 2 टाइप के हमारे पास बेसिकली रिले आते हैं। फर्स्ट होता है द नॉर्मल टाइप, यानी नॉर्मली ओपन, एंड सेकंड होता है नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है कि जब तक इस रिले के अंदर करंट नहीं जाएगा, आपका जो परिपथ है ये वाला क्या रहेगा, ओपन सर्किट में रहेगा। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है कि जब हमने इसमें करंट नहीं दे रखा तो ये वाला सर्किट क्या है, ये आपस में कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप नॉर्मल वाले में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण ये टर्मिनल आकर के इससे मिल जाएगा। यानी करंट देने के बाद क्या होगा, करंट देने के बाद क्या होगा, ये क्लोज होगा, और इसको करंट देने के बाद क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट बनेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जिससे इसी नाम से हमें पता चलेगा। चलिए अब आते हैं 5 पॉइंट पर। 5 पॉइंट के अंदर हमने क्या किया कि इसमें 2 प्रकार के हैं, नॉर्मली ओपन ए बी, क्लोज ओपन ए क्लोज बी, नॉर्मली क्लोज बोथ ओपन। अब इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही, बस टर्मिनल और ऐड कर दिया गया है इसके साथ। तो इसमें हुआ क्या बेसिकली कि जैसे ही आपने इसमें करंट नहीं भेज रखा तो ये वाला जो टर्मिनल है ये क्या है आपका, ये ओपन है और ये क्लोज है। लेकिन जैसे ही आप करंट दोगे तो क्या हो जाएगा, जो ए है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो सी है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब इसमें सप्लाई दिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जो सीबी पॉइंट्स हैं वो अपनी जगह बदलेगा, जिससे डिफरेंट जो सर्किट है वो ओपन या क्लोज में बदल जाएगा। इसके बाद आते हैं नॉर्मली क्लोज में बोथ एंड बोथ ओपन। इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ टर्मिनल बढ़ा दिया गया है, एंड बेसिकली वर्किंग बिल्कुल ऐसा ही है, बस टर्मिनल बढ़ा दिया गया है। क्या कि अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो ये क्या है, नॉर्मली दोनों को इसने क्लोज कर रखा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं रिले के जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। आई होप आपको अभी तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम आते हैं चेक करने के लिए कि अगर रिले में कोई प्रॉब्लम आ गया या वो काम नहीं कर रहा तो हम उसकी इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आइए हैव अ लुक। तो चेक करने के लिए सबसे पहला है फिजिकली चेक। उसको निकालिए, निकाल करके उसको चेक कीजिए। उसमें आप क्या चेक करेंगे, क्रैक्स, उसकी बॉडी क्रैक तो नहीं हो गई है, मेल्ट होके पिघल तो नहीं गई है। एंड बेसिकली वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर तस्वीर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको उसे क्या देखना है कि कहीं से कोई क्रैकनेस तो नहीं आ गया है, कहीं से ये पिघलने तो नहीं लगा है, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो इस चीज को देखेंगे हम। इसके बाद आता है टर्मिनल चेक। अब ये जो इस पे जो टर्मिनल लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये टर्मिनल हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि मेल्ट तो नहीं हो गए, कहीं गर्म हो तो नहीं गए, बहुत ज्यादा पतले तो नहीं हो गए, पिघल तो नहीं रहे हैं। यहाँ हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये लूज तो नहीं है। इस चीज की हम जांच करेंगे। देन आता है हमारा कॉइल रेजिस्टेंस। जैसा कि हमें पता है कि इस रिले के अंदर अपना एक कॉइल है। वो कॉइल आपको किस में मिलेगा, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वो कॉइल मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो आपको ये जो टर्मिनल्स हैं इसमें आपको देखना होगा। अगर मैं इसे फ्रंट से तस्वीर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी। तो आपकी जो कॉइल है वो इस वाले में है। मुझे ड्रॉ करके बताने के लिए आपको बता। तो हम क्या करेंगे,
हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस वाले पॉइंट, यानी इस कॉइल का हमें क्या चेक करना है, रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी। तो रेजिस्टेंस अगर हमें चेक करना है तो रेजिस्टेंस होता है, दो रिले होती हैं, एक काफी मोटी रिले आती है 4 पिन में और एक पतली रिले आती है। तो जो पतला रिले होगा और एक होगा मोटा रिले। मोटा जो रिले होगा उसमें आपको 75 ओम्स तक मिल जाएगा, जबकि मोटे रिले में मोटा जो रिले है उसमें आपको 100। ये नियर बाय द वैल्यू है, इससे 20 ऊपर 20 नीचे ये वैल्यू होना पॉसिबल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी करता है। तो आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रिले की बात हो रही है, रिले की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मोटा पतला रिले है। तो अब इस पॉइंट के बाद हम आते हैं ऑपरेशन चेक, यानी अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑपरेशनली चेक करने की कोशिश करूंगा कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बैटरी रखा हुआ है जो 12 वोल्ट का है। अब मैं क्या करूंगा कि जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो मैं इस वाले पॉइंट पर दूंगा, ठीक है। जब मैं जैसे ही 12 वोल्ट का इस पे सप्लाई दूंगा तो इस कॉइल के अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेट की क्या ताकत होती है, किसी भी मटेरियल को खींच पाने, किसी लोहे को अपनी तरफ खींच पाने। ऐसा इसमें एक अरेंजमेंट होता है जिसके कारण ये आकर्षित होगा इस साइड और ये आकर के इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा, ठीक है, जा करके इस वाले पॉइंट से मिल जाएगा। तो अब हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है नॉइज, कि जब ये सीबी पॉइंट, जिसे हम सीबी पॉइंट बोलते हैं, जो हमारा सीबी पॉइंट है, क्या ये आवाज कर रहा है, किट 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 ऐसा साउंड आएगा, क्या वो काम कर रहा है या नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका नॉइज चेक करेंगे, ठीक है। नॉइज चेक करने के बाद हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हो सकता है आवाज तो आ रही हो लेकिन ये दोनों सर्किट जुड़ ना जाए, बैंड हो गया हो, कोई और रीजन, कार्बन आ गया हो दोनों सीबी पॉइंट्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पर और हम इसका एक टर्मिनल यहाँ ज्वाइन करेंगे और दूसरा टर्मिनल यहाँ। तो जैसे ही आप यहाँ से इस कॉइल के अंदर सप्लाई देंगे तो जैसे ही इसके साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आपको मिल जाएगा, यानी सीबी पॉइंट का कंटिन्यूटी आपने चेक कर लिया। तो इस प्रकार से जो है आप रिले का इंस्पेक्शन कर पाएंगे, और रिले का इंस्पेक्शन करना हमें आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे गाड़ी के अंदर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, चाहे आपका रेडिएटर फैन हो, चाहे वो आपका फ्यूल पंप हो, चाहे आपका रिले हो, चाहे आपकी इग्निशन कॉइल को एक्टिवेट करना हो, चाहे आपके ग्लो प्लग को एक्टिवेट करना हो, तो वहाँ रिले जरूर मिलेगा। तो रिले जरूर मिलेगा तो हमें इसका इंस्पेक्शन आना चाहिए कि उसकी जांच हम किस तरीके से कर सकते हैं।